बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और रिया मकबूल जान के साथ। नाजरीन, सियासी माहौल जो है वो गर्म है और मौलाना फजलुर रहमान KP फतह करने के बाद अब बलूचिस्तान के अंदर डेरे डालने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अहम सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी अहम मुलाकात हुई साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब असलम रईसानी साहब से। क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने पार्टी में शमूलियत की दावत दी या आने वाला जो सियासी इत्तेहाद है उसके अंदर उनको शमूलियत का कहा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खारजा पॉलिसी के हवाले से आज बड़ी अहम बातें कही हैं, उनका तस्करा करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे मुमताज़ आलिम दीन मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब का जो इंतकाल हुआ, आदाब ज़िंदगी, उनकी शौरा आफाक किताब, कितनों की ज़िंदगी इस किताब ने बदली, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे हम असलम रईसानी साहब को भी और बात शुरू करेंगे उन्हीं से कि गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके पास आए, मुलाकात हुई, क्या बातें हुई। असलम रईसानी साहब, क्या आपको उन्होंने दावत दी JUI में शमूलियत की? अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है मौलाना साहब हमारे मोहतरम हैं। मौलाना साहब आए थे तो फिर हमने उन्हें कहा कि वो ज़हमत करके हमारे यहाँ आए, हमारे साथ चाय पिए और ज़ाहिर है माशाल्लाह आज वो पाकिस्तान के जो बड़े सियासी जमायत हैं उनके इत्तेहाद के कायद हैं माशाल्लाह, तो उनका आना हमारे लिए एजाज़ है। और ज़ाहिर है जब दो सियासतदान मिलते हैं तो सबसे पहले जो मुल्की अबतर हालात हैं उनका यानी इन हालात जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है इनका जिक्र छिड़ जाता है। और माशाल्लाह क्योंकि आज वो हज़ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद के सरबराह हैं तो हमें उनसे सीखने का हमें मौका मिलता है। तो इस सिलसिले में वो आए थे और हम तो जमीयत उलमा इस्लाम के जब 1908 में जब हमने हुकूमत तश्कील दी तो जमीयत के साथ हमारा अच्छा खासा हमारा सिर्फ सियासी दोस्ती नहीं बल्कि हम एक दूसरे को हम समझते हैं, हम तो बिल्कुल अजीज़ों करीबों जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौलाना साहब आए और नवाज साहब आपका जो हल्का इंतखाब है, नवाज साहब आपका जो हल्का इंतखाब है खासतौर पे कानक का इलाका और उसके साथ मस्तूम का इलाका और ये सारा, उसमें आगे भी अगर चले जाएं दरेंगड़ वगैरह जो है वहाँ पर तो जमीयत का खासा असर और रसूख है और बाकायदा कौमी असम्बली की जो सीट है अक्सर जमीयत जीतती है। और ये जो अब हालात बलूचिस्तान के को बदल रहे हैं, ग्वादर में भी एक मौलवी आ गया है, तो यहाँ भी आप तो मौलाना असलम रईसानी साहब जो है कि अब क्या सूरत हाल बदलती, क्या देख रहे हैं आप? नहीं देखिए ये तो इट इज प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ओरिया साहब। ठीक है, आप देखें 74 साल होते हैं कि हमारे कायदीन मरहूम अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उन्होंने सब ने, हमारे पश्तून कायदीन ने, हमारे सिंधी कायदीन ने, हमारे बलोच कायदीन ने, सब ने हुकूक़ के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। तो अब ये है कि यानी इस्लाम भी इस्लाम तो हुकूक़ लिबाद की दर्ज देती है। सही है। तो अगर क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है, वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। और मौलाना साहब हमारे मोहतरम है, वो आए, उनको एक दफ़ा नहीं अल्लाह एक दफ़ा 1 लाख दफ़ा ले आए। तो हम मशवरा करेंगे और है जमीयत के साथ हमारी दोस्ती है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने मौलाना अपना कहा रईसानी साहब के प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर बातचीत हुई और इसके हल के ऊपर भी कोई गौर किया गया। आपको इस प्रिवेलिंग सिचुएशन से निकलने का हल क्या नज़र आता है? इसके कोई सोल्यूशन की तरफ भी कोई बातचीत हुई कि क्या मुस्तकबिल का लाहेअमल होना चाहिए? नहीं, एक तो जो प्रिवेलिंग सिचुएशन जो इमरान खान का है या जो फौज का इक़्तिदार पे कब्जा है वो एक अलग बात है। जो प्रिवेलिंग मेरे लिए जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है जो पिछले 74 साल से जो यहाँ पाकिस्तान में
इस फेडरेशन में बसने वाले कौमें अपने हुकूक की बात करते हैं, अपनी सकाफत की बात करते हैं, अपनी तारीख की बात करते हैं, उनको गद्दार करार दिया जाता है। तो यानी सबसे पहले इस फेडरेशन में यहाँ कौमों के हुकूक को तस्लीम करना होगा, जो पाकिस्तान बनने से हज़ारों साल बहुत पहले, यानी इट इज़ आवर आइडेंटिटी, तो आप उसको तस्लीम करें। यहाँ यानी हम फेडरेशन की बात करते हैं, वो कहते नहीं जोर जबरदस्ती। अब दो बातें हैं, एक तरफ जोर से और जबर से और इस्तेबाब से इस रियासत को चलाना, हम कहते नहीं फेडरेशन को आप मजबूत करें, इसी फेडरेशन में हम अपने हुकूक की बात करते हैं। अच्छा नवाज साहब, आपके पड़ोस में इमरान खान क्या है? इमरान खान आ जाएगा, कल आएगा, मैं भी वजीर आला था 5 साल, मैं भी आकर मैं चला गया, इमरान खान भी बेचारा आके चला जाएगा। लेकिन ये कि मेरी नज़र में जो बुनियादी चीज़ है यहाँ जो नेशनल राइट्स हैं, या जो बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी, या जो इस फेडरेशन में जो कश्मीर का बात है, दैट्स ए सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर। जो हम कहते हैं हमारे कौमी हुकूक को तस्लीम किया जाए, हमारे कौमी हुकूक को बिल्कुल आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा एक बात फिर ओरिया साहब, आप देखें जो 1940 की करारदाद को मेरे ख्याल बहुत से पॉलिटिशियंस ने पढ़ा नहीं, यानी उसमें तो किसी रियासत का नाम नहीं, ये तो बाद में उन्होंने उसमें डाल दिया। अच्छा दूसरी बात यह है कि हमारा तो एक मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको आप कायद आज़म कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और खान अहमद यार खान के दरमियान में एक माहिदा हुआ था, जी हाँ, एक कॉन्फिडेंट किस्म का एक माहिदा हुआ था, ना उस पर अमल दरामद होता है, 1940 के करारदाद पे अमल दरामद होता है। बस यहाँ जोर जबरदस्ती, फौज कशी के बगैर, और हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं। अच्छा जी, एक आखिरी बात नवाब साहब, सवाल सिर्फ करना था कि आपके पड़ोस में, जाहिर बात है आपका पूरा का पूरा अपना जिला भी, कोयटा भी, सारा इसके पड़ोस में तालिबान की हुकूमत आ गई है। पिछली दफा जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो उसके असरात भी थे, इस इलाके पे बहुत पड़े थे। आपको याद होगा कि वो जो 5 साल थे वो बड़े हैरान कुन थे। अब ये बताइएगा कि ये जो 4-5 महीने हैं, इसके कोई असरात पड़े हैं इस इलाके के अंदर? नहीं देखें जी, हम चाहते हैं अफगानिस्तान भी, इट इज़ आवर सेकंड होम, अफगानिस्तान में भी हम चाहते हैं। तो जब दोनों तरफ से यहाँ बसने वाले अक़वाम, यहाँ बसने वाले लोग जो हम चाहते हैं, लेकिन तीसरा जो कुव्वत है वो खामखा इधर उधर कोई शरारत करना चाहते हैं, जो हम कहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत बंद करो। अफगानों को इतना, उनको अकल माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अफगानों को अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया हुआ है कि वो खुद आपस में बैठकर, उनका भूख है, उनका जो भी है, उनका गुर्बत है, वो इससे अगर सुपर पावर से वो निपटे हैं तो अपने गुर्बत से भी वो अफगान लोग निपटेंगे। लेकिन यहाँ से इमरान खान और ये वो सब कहते हैं कि हम ये, एक तो तुम खुद भीख मांग रहे हो, फिर अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहे हो, तुम मेहरबानी कर को तुम, मतलब ये क्या भीख मांगने का धंधा कब इमरान खान ने ये या पाकिस्तान की हुकूमत ने शुरू किया हुआ है? एक तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक और इधर उधर से सबसे अरबों से, UAE से, वहां से भीख मांगो, फिर कॉन्फ्रेंस करो, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का, वहां फिर अफगानिस्तान के लिए भीख मांगो। ये फिर ये मुझे हंसी आती है, मतलब ये कहां का सोच और कहां का वो तदबीर है, अजीब अजीब। जब खुद अफगानिस्तान के $7 अरब दबा के बैठा होगा अमेरिका और दूसरी क़यादतें, वहां पे मसले मसाइल तो होने हैं, ये बात क्यों नहीं होती कि उसके अफगानिस्तान के पैसे वापस करो उसको, उनको ये भीख मांगने की, ये इमदाद की जरूरत ही ना पड़े। तो जब मसला तो ये है, जब वहां मुश्किल में होंगे तो उनकी मुश्किल का यहां भी तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना, यहां भी तो मसाइल आएंगे ना। जी नवाब साहब। हेलो नवाब साहब, मसला ये है कि अफगान अवाम के पैसे अमेरिका और दूसरी ताकतों ने दबा के रखे हुए हैं, उसको मुंजमद किया हुआ है, जिसकी वजह से वहां मसाइल हैं। अब अगर वो पैसे उनको मिल जाते हैं तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि दुनिया से कहें। दूसरा उन्होंने ये भी बात की है कि अगर हमारा ये सीज बंद हो जाए तो हम तो अपनी मादनियात बेच के जिंदगी गुजार सकते हैं, आप हमें भीख की जरूरत ही नहीं। ये तो दुनिया उनको खुद उनके मुंह में भीख डालने के चक्कर में खड़ी हुई है।
नहीं देखिए, बिल्कुल आप यानी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। एक अफगानिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री, अफगानिस्तान itself has its own system of government at the present moment. अफगानिस्तान has a foreign office. अफगानिस्तान यानी बाहर इंटरनेशनल यानी इन मुल्कों में यानी बाहर के मुल्कों में अफगान लोग हैं, तो यानी वो अपने लिए बेहतर कर सकते हैं जो वो अपने लिए बेहतर वो समझते हैं। लेकिन मतलब यहाँ तो हम मतलब एक और हमने शुरू किया हुआ है। हाँ, हम ये कहते हैं, मैंने ट्वीट भी मैंने किया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको सर जोड़ के अफगानिस्तान के लिए उनको मदद करना चाहिए। रिकग्निशन अलग बात है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान के लिए मेडिकल खुराक वगैरह और अब जो सर्दियों में जो हो रहा है, हम इंटरनेशनल में भी, क्योंकि अफगानिस्तान इज माई सेकंड होम। हम कहता हूँ यानी हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपील करते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है उसका मर्जी। अगर कोई नहीं देता है अपना चीज़ अपने पास रखे, लेकिन अफगानिस्तान मेरा दूसरा घर है और मैं अपील करता हूँ कि बिल्कुल इस वक्त अफगान भाइयों का मदद। बहुत शुक्रिया दुनिया को, बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपके वक्त का आपने वक्त दिया। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गुफ्तगू का खारजा पॉलिसी के हवाले। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़यालात आपने सुने कि फ़ॉरेन पॉलिसी किस लिए तश्कील दी जाती रही, किस फ़ायदे के लिए तश्कील दी जाती रही, और ये सब जब हम कर गुज़रते हैं और उसके बाद फिर जब हम ये बातें करते हैं तो हम अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराते कि जब हमने गलत फ़ैसले किए अगर मुल्क में, तो उसका कोई ज़िम्मेदार कौन है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये देखिए जज्बाती बातें हैं, या इसके बाद कोई और आएगा उसकी पॉलिसी बदल जाएगी। है कि हम लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी बनाई, अवाम के इंटरेस्ट। मुझे ये बताएं, दुनिया में कहाँ अवाम के इंटरेस्ट के साथ फॉरेन पॉलिसी बनती है? अमेरिका अवाम के इंटरेस्ट के साथ पॉलिसी अपने मुफाद के लिए बनाता है। जो लोग अमेरिका के कॉक्सेस, जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टीज को पैसा देते हैं, उनके मफाद के मुताबिक पॉलिसी बनती है। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान पे हमला किया जाए? अमेरिका के अवाम का क्या इंटरेस्ट है कि अंगोला पे हमला किया जाए? अमेरिका के अवाम का क्या इंटरेस्ट है कि अपना सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट चेंज होती है कि नहीं चेंज होती? रूस के साथ क्या इंटरेस्ट था? रूस का क्या आपको घुसते हैं, कभी चीकोस्लोवाकिया में घुसते हैं, कभी यूगोस्लाविया में घुसते हैं। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है कि सिक्किम में और भूटान में और बाकी जगह पे चले जाए? इंडिया मतलब मसला सारा ये है कि ये जो खान साहब वहाँ अब खड़े कहाँ हैं? फॉरेन पॉलिसीज के सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर, और उनको कहते हैं कि हमने अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसे है। किसिंजर की एक बहुत बड़ी इतनी मोटी किताब है, वो खान साहब को दे देनी चाहिए, कुछ देर बैठ कर खान साहब ने यकीनन पढ़ी होगी। खान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है। तो अब मसला सारा ये है, आपने चलो पाकिस्तान की पॉलिसीज गिन लेना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं, जब लियाकत अली खान अमेरिका गया था, आज तक हम उसको गाली देते हैं शुरू दिन से। जी रूस जाना चाहिए था, अमेरिका क्यों गए? पहली बात यह कि आप कहना, क्या रूस ने आपको इनवाइट किया था? आपको एक दफा लेटर, आपको कोई इनवाइट ही नहीं किया गया था। रूस पहले दिन से इंडिया के साथ, क्योंकि जो नेहरू था, नेहरू की जो सारी की सारी पॉलिसीज थी वो कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ थी, और वो सारी की सारी उस तरफ टिल्ट करती थी, रूस उस तरफ चला गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन रह गया था? आप उस वक्त हालत तो ये थी कि जर्मनी जो था वो पाकिस्तान से कर्जा लेता होता था, चीन आज़ाद ही नहीं हुआ था, ठीक है। रूस के अंदर वो रूस वहां चला गया, आप कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब के पास। सऊदी अरब के पास क्या था? लेकिन वजीर आज़म से पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, वार अगेंस्ट टेरर की बात कर रहे हैं। नहीं, एक इतना सा अरसा हो गया ना, मुशर्रफ की बात। देखिए मसला सारा यह है कि पाकिस्तान के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं ज़िया-उल हक ने गंद किया था, एक कहते हैं मुशर्रफ ने गंद किया था। मसला सारा यह है कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि ज़िया-उल हक के पास उस वक्त पब्लिक सेंटीमेंट क्या थे? क्या पब्लिक सेंटीमेंट अफगानिस्तान के उसको सपोर्ट करने को नहीं थे? 100% थे। सिर्फ चंद एक लोग थे जो कि वो बोलते थे। अब मामला सारा यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम पॉलिटिकल लीडरशिप के मामले में बात करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप तो हमारी इस किस्म की है कि खान अब्दुल वली खान रूस आता है तो रूस की हिमायत करते हैं अफगानों के खिलाफ, और अमेरिका की मुखालफत करते हैं। अमेरिका आता है तो अमेरिका की हिमायत करते हैं अफगानों के खिलाफ। भैया आप किसी एक जगह तो रुको ना। अमेरिका अगर रूस के खिलाफ लड़ता है तो अमेरिका को गाली दो,
क्योंकि रूस बबरक कार्मल को सपोर्ट करता है, नूर फिजल अमीन को सपोर्ट करता है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें हैं। ये बेसिकली देखिए दुनिया पूरी में ये स्टेटमेंट्स दुनिया को नहीं दिए जाते, बहुत कम दिए जाते। अब मुझे बताइए, माफ़ी मांगी है उसने टोनी ब्लेयर ने खड़े होके कि हमने झूठ बोला था वॉर सद्दाम के खिलाफ, आपने क्या कर लिया? मसला सर ये है कि ये गुजर गए, किससे गुजर गए, आपने पैसे और इस इतने बल्क ऑफ मनी आपके पास आया है, आपने लूटा है। आपको पता है कितने पैसे थे जब अफगान वॉर के अंदर पहली दफा है? कितने पैसे थे जो अफगान वॉर के अंदर यहाँ कोलिजियन सपोर्ट फंड 70,000 बंदा सपोर्ट फंड, उससे पहले भी वो चीखता था ट्रंप, हमने कितने पैसे, आपने कहां किए पैसे? आपने क्या क्या चीज बिल्टअप की? मैं हम इसी पर, एक तो आपने कर्जा बढ़ाया, ऊपर से आपको इमदाद मिलती है, यानी 10-11 साल एक इमदाद मिली और 8-9 साल एक इमदाद मिली, ये मिली। फिर उससे पहले भी आप सीटो सेंटर में इमदाद PL 480 की इमदाद देते रहे। आप तो पहले तो भीख भी मांगते रहे और कर्ज। ये अजीबोगरीब मुल्क है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हर जगह से भीख भी मांगता है। USAID से आप भीख मांगते रहे, कुवैत फंड से आप भीख मांगते रहे, UAE से आप भीख मांगते रहे, और आप दुनिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जो कर्जा देता उससे कर्जा मिले। या तो भीख लो या कर्जा लो, कोई एक जगह तो रुको। लेकिन मसला ये कि नहीं, असल मसला ये कि खान साहब को 1000 दफा कहा है कि आज भी मैं एक जगह बैठा हुआ था और मैंने उनको पूरा पैरा पढ़ के सुनाया कि 2006 में जब एक्वाडोर में प्राइम मिनिस्टर आया है तो उसने 16 रुकनी काबीना बनाई थी डेट ऑडिट की, और उसके बाद उन्होंने ये किया था कि 80% डेट जो है वो खत्म है, और उन्होंने अपने बॉन्ड खत्म कर दिए थे। आपका मशवरा उन्होंने खान साहब ने माना था, डेट ऑडिट करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। डेट ऑडिट पाकिस्तान के 4 बंदों को बिठा के ब्यूरोक्रेट बनाया था उन्होंने। और सर पाकिस्तान के बंदे ब्यूरोक्रेट अपनी फाइल के ऊपर कहेगा कि ये गलत है। ये तो क्या कहते हैं, उसकी बहनें होती हैं मशहूर। सर आजकल के दौर में ये एप्लीकेबल है कि खान साहब इतना बड़ा स्टेप ले लें जहां आपको $1 अरब डॉलर के लिए जो है वो इतनी कड़ी से कड़ी शराइत दे रहे हैं? ये वाला डेट ऑर्डर की हम नहीं देते जो ये आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं, 1915 की बात तो नहीं कर रहा। अच्छा चले, अगर ये स्टेप लेते होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आप मुझे पहली बात तो हुआ ये, उन्होंने ये किया कि हम ये करना चाहते हैं, जिसके पास बॉन्ड थे उन्होंने बेच दिए। अच्छा, उन्होंने बेच दिए, इन्होंने जाके अपने बॉन्ड खरीद लिए, ठीक 80% कम कीमत पे खरीदे, और सारे का सारा पैसा जो था वो उन्होंने उस पर डिवर्ट कर दिया। मतलब पूरी केस है इक्वाडोर का। अच्छा, और बहुत सारे केस है, मैं छोड़ दें इस बात को, उनको भी छोड़ दें, लेकिन मसला सारा ये है कि आप अपना तो करें डेट ऑर्डर, बाहर का तो छोड़ें। आपने जो पाकिस्तान के बैंकों का कर्जा लिया, अच्छा अब सूरत हाल ये है कि खान साहब ने एक तो ये की, उसके साथ फवाद चौधरी साहब ने भी आज तकरीर फरमाई। हाँ जी, खान साहब का मामला ये है, मैंने कल भी आप खान साहब ने एक तो जो कल की शिकस्त है उसकी जिम्मेदारी का उन्होंने तयन किया और कहा जी आइंदा जो इलेक्शन कैंपेन होगी मैं खुद देखूंगा। वो तो उनका स्टाइल है, वो तो हमेशा ऐसा होता है कि जो चौधरी साहब, वो तो खान साहब का स्टाइल ये है कि जो बंदा कैच ड्रॉप करता है उसकी जगह खुद जाके खड़े हो जाते हैं, खुद जाके खड़े हो जाते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कि जनाब बड़ी ज्यादती की बात है कि लोगों ने ये मरवाएंगे खान साहब, फजलुर रहमान को वोट क्यों दिया, ये मरवाएंगे खान साहब को। मैंने उस दिन कहा, मैंने आज भी कह रहा हूं कि खान साहब पाकिस्तान से रिलीजियस फैक्टर नहीं निकल सकता। सुन लेते हैं फजल, उन्होंने ये लोग जो है वो आपको फजलुर रहमान साहब के बारे में ये लोग क्या फरमाया वजीर इत्तलात साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, सुनाए जरा। मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं जैसे JUI है, एक ऐसी सियासी जमात एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। ELP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। नून लीग और PMLN का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। इस तरह के बोने जो हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपना कद बड़ा करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। टिकट्स जो हैं वो किसी को मिले हैं, 2-2, 3-3 लोग जो हैं वो इलेक्शन खड़े हो गए हैं। हमारे MNA MPs कुछ नहीं है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जो सियासत है टुकड़ों में बढ़ जाएगी। मरियम नवाज जैसे बोने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े हों। JUI का तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है, क्योंकि इस तरह की जो जमातें हैं वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है, और इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान में सब कुछ सही नहीं है। मजहबी तौर के ऊपर मुतशद्दिद पॉलिसीज के हामी हैं, उनको इक़्तिदार मिलना किसी भी सोसाइटी के लिए कोई हौसला कुन बात तो नहीं है। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात। जी, फजलुर रहमान साहब मुशर्रफ साहब के भी साथ, फजलुर रहमान की पार्टी शिद्दत पसंद है,
क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 70 साल से इलेक्शन लड़ती आ रही है, तो पाकिस्तान में फिर जमहूरियत तो कहीं नहीं है फिर ना। यानी जिसका बाप वो खुद पूरा इस्लाम को छोड़ के डेमोक्रेटिक, उसके कौन सा शिद्दत पसंद है जो जिनको उन्होंने कहा है कि तुमने जमहूरियत का रास्ता अख्तियार किया, इस्लाम का रास्ता नहीं। फिर कहा कि जी ये औरतों को, फजल रहमान किस खातून वज़ीर आज़म के साथ नहीं था, अभी तो मरीम नवाज के साथ, बाकी उसके अपनी पार्टी छोड़ के फजल रहमान साहब साथ खड़े। ठीक, मतलब कमाल की बात करते हैं खुदा। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इमरान खान का ये चेहरा पेश किया है अवाम के सामने कि इमरान खान एक मजहब से नफरत करने वाला है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कि मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा आप अंदाजा नहीं है कि आप जिस तरह के आपके ये चेहरे हैं, केपीके में जेयुआ आएगी और मुकद्दर बन जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये क्या लोग हैं जो मजहब का मजाक उड़ाते हैं। एक तकरीर करने से लोग आपको बात नहीं मानेंगे। मतलब यह है कि आपकी शहरी रहमान अब्जारी से क्या नाम है, शहरी मजारी उठ के अजीबोगरीब बात करेगी। अब तो उनकी बेटी भी तबसरा निगार हो गई। ठीक, और माँ के खिलाफ है, माँ के खिलाफ, अपनी अम्मा के खिलाफ टीवी में। अच्छा, वो अजीबोगरीब गुफ्तगू करेगी। अच्छा, ये साहब गुफ्तगू करेंगे, 2-3 और लोग का बात करेंगे, और हमेशा मजहब को नफरत का सिंबल बना के पेश करें। लोग तो कहेंगे इमरान खान इनको चुप क्यों नहीं करा था। आपकी तस्वीर से तो लोग नहीं मानेंगे, चेहरा तो आपके सामने ये पेश हो रहा है। फिर उसके साथ साथ बाकी जो आपका माहौल है वैसे चला आ रहा है, उस माहौल से भी लोग यही बात करते हैं। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब अगर वाकई आप दीन के साथ मुखलस हैं, एक बात बताऊं, ये शाजली सेंटर, ये बाकी चीजें तरह की तरी रह जाती होती। अयूब खान ने पूरे का पूरा औकाफ डिपार्टमेंट बनाया था, पता नहीं क्या। शाह फिरान बेहतरीन कालीन इमाम रजा के मज़ार पे हर साल पेश करता था, और अक्सर उनके जो थे ना मर्जे, वो कहते जी क्या बात है, हमें तो जरूरत ही नहीं है। जब इमाम गायब आएंगे तो फिर देखेंगे लोग खड़े हो गए थे, और लोग खड़े होते आधे कैमरे से ज्यादा ये थे। ये चीजें कभी नहीं बचा सकती, ना रिलीजियस बहरूप बचा सकता है, ना रिलीजियस तस्वीर बचा सकती है। आपको साबित करना होगा कि आप कितना एहतराम करते हैं, वरना ये पाकिस्तान नहीं दुनिया का कोई मुल्क, ये मैं बताऊं, ये रिस्क जो है ना, ये दुनिया के किसी मुल्क में, वो मलेशिया हो, मुसलमान मुल्क में, ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि आप एक कंप्लीटली से मुशर्रफ ने लेके देख लिया, रिवर्ट बैक हो गया, टोटली रिवर्ट बैक हो गया। आखिर में वकालतें करता फिरता था कि ये हमारी एनजीओज हैं, ये मदरसे नहीं हैं, दिस आर बिगेस्ट एनजीओज ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं। तो असल मसला ये है कि खान साहब को, मैं हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं जिस जगह पे हूँ उस जगह को डुबोने की कोशिश न करें। या तो अपने नजरियात की पार्टी है तो आबिद हसन मिंटो साहब की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें चले जाएं। मजदूर का वर्कर पार्टी तो अपनी हो सकती है ना, पार्टी की लाइन ना भी हो, आप अगर आप देखें सर, ये कहाँ बैठे हुए आप पीआईडी में बैठे हुए हैं, आप जेल में नहीं बैठे हुए, आप राय आपकी खत्म हो जाती है। You are the spokesperson of Pak। नहीं, वैसे हमेशा से फवाद चौधरी साहब की लाइन डिफरेंट रही है। इमरान खान साहब का इन मामलात के सर क्या राय डिफरेंट है? जब टीएलपी के साथ मुआहदा करने में सबसे ज्यादा डिफेंड आप करते हैं, उसको नहीं करते थे। कौन था जिसने डिफेंड नहीं किया टीएलपी के मुआहदे को? क्योंकि ज़ाहिर आपकी पार्टी की लाइन थी। जब वो सारा मसला दूसरी तरफ हो गया, आपने फवाद चौधरी ने उनको डिफेंड नहीं किया टीएलपी, नहीं उस वक्त जिस वक्त हो रहा था उस वक्त करता रहा। इसके टीटीपी के मुआहदे को ऊपर डिफेंड किया, मैं निकाल सकता हूं उसके नहीं, लेकिन जब हो जाता को मसला ये है, मतलब कल भी आपने ये बात कही कि जी केपी में तो चलो मौलाना साहब आ गए, पहले नारा लगता था मौलाना आ रहे हैं, आज नारा मौलाना आ चुके हैं। तो क्या बलूचिस्तान के अंदर रईसानी साहब से बात हो रही थी, क्या बलूचिस्तान के अंदर भी ये बिल्डअप हो रहा है कि मजहबी फैक्टर? मौलाना फजल रहमान केपीके से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बलूचिस्तान में। अच्छा, मौलाना फजल रहमान 1988 में सिंगल लास्टेड पार्टी के तौर पे उभरा था। मौलाना की सीटें अकबर बुगटी की पार्टी से भी ज्यादा थी। बिल्कुल से ठीक है। मौलाना का मसला यह है कि मौलाना को असल में एक तस्वर बना लिया गया है कि मौलवी को हमने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना। अच्छा, सिर्फ एक दफा हमने बना के देख लिया था, मौलाना मुफ्ती महमूद का, आपको याद होगा। ठीक, मौलाना मुफ्ती महमूद को उन्होंने बनाया था, अकरम खान दुरानी को बनाया था। अकरम खान दुरानी को दाढ़ी बाद में रखवाई गई थी, ना, तो मौलवी नहीं था। अकबर खान दुरानी क्लीन शेव था, उसको खासतौर पे कहा हम नहीं इसको आने देंगे एमएमए। हालांकि कौन सी 2 पार्टियां थी उसमें, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी और ये वजीर सिराजुल हक थे। मौलाना फजल ने खुद दाढ़ी रखवाई थी उसको, और खुद कहता फिरता था कि मैंने दाढ़ी रखनी है। दाढ़ी रखने से अगर मौलवी हो जाए तो मोदी सबसे बड़ा मौलवी है। अच्छा,
आप शक्ल देखें उसकी, ऐसे लगता है जैसे अभी खुतबा पढ़ा के निकला। तो असल मसला ये नहीं है, मैं दाढ़ी की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मसला है कि दाढ़ी रखी गई थी। असल मसला यह है कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि वहां पर स्ट्रांग है। अब असलम इसानी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उसकी कौमी असम्बली की सीट है, गफूर हैदरी की सीट है, और असलम इसानी की डामाडोल कॉन्स्टिट्यूंसी। अब मसला यह है कि मौलाना का स्टैंड किस तरफ है? फौज की तरफ। इस वक्त वही स्टैंड असलम इसानी ने भी ले लिया। 5 साल अब तब तो वज़ीर आला थे, उस वक्त तुम्हें फौज नजर नहीं आई। 5 साल जब तुम उनके साथ उठ के कोर कमांडर के साथ मीटिंग करते तो फौज नजर नहीं आई आपको। आपके तो दरवाजे पे उनका अपना अभी तक उनके मलेशिया के सिपाही खड़े होते हैं। आपके तो क्या नाम है, FC के मलेशिया, वही FC होती है ना। आपके तो वो जो क्या नाम है उसका, जो मेरगढ़, उस मेरगढ़ में आप प्रोटेक्शन वहां पर होती है उनकी। सारा ये है कि आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे फौज नजर नहीं आई। जब वो वज़ीर आला था ताज अहमद जमाली और दूसरी से उनके साथ सीनियर मिनिस्टर थे। असल मसला सारा यह है कि चूंकि मौलाना की लाइन इस वक्त है कि ब्लैकमेल करो, और मौलाना तो हमेशा एक गेम बहुत खुद, मौलाना से ज्यादा जीरक सियासतदान मैंने अपनी तारीख में कोई नहीं देखा। मौलाना अगर उनके साथ टाइटल मौलाना ना होता तो मौलाना इस वक्त मुमताज दौलताना से भी ऊपर खेल खेल चुके होते। अच्छा, वो मसला चल रहा है कि बेचारा अपनी हैंडीकैप, उसकी ट्रेनिंग, उसका मदरसा, उसकी एजुकेशन, उसके वालद, उसका वोट बैंक, उसका इलेक्ट्रल कॉलेज इस किस्म का है। वो तो जिस तरह वो खेलते हैं वो तो मतलब, और उनको इस पे कामयाबी भी मिली कि बहुत कामयाब। देखें पब्लिक, देखें क्या है। कल भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क, जमहूरियत के अंदर वोट जो है अवाम की मैंडेट नहीं है। कल भी मैंने कहा था निशाद डाहा जो है उसके 30,000 वोट जो हैं वो 15 दिन पहले जो हैं वो होते हैं नून लीग के, 15 दिन बाद वो सारे PTI के हो जाते हैं। पुराना असलों के वोट जो हैं वो PTI के होते हैं। उसके इसी तरह यही हुआ है। आप मुझे बताएं, पेशावर की पॉलिटिक्स जो है, उस पॉलिटिक्स के अंदर अफरीदी हैं, उस पॉलिटिक्स के अंदर बाजोड़ के लोग बाब हैं, जिसे सही ये पॉकेट्स बनी हुई हैं। इन पॉकेट्स को आपने लेके चलना। ये पॉकेट्स लाहौर शहर में भी हैं। अगर वो 25-30 लोग मौजूद ना हो जिनको अहमद शहबाज ऐसे कंट्रोल करके रखता है, तो अहमद शहबाज लाहौर शहर में ना जीत सके। पाकिस्तान मैंने आज भी है 1947 से लेके अब तक, आप बताएं मुझे कश्मीरी या राही के अलावा तीसरा मेयर आके दिखाए मुझे लाहौर में। मुश्किल है। तो और अभी भी यही बात जो लाहौर के मेयर की बात हो रही है, कश्मीरी होगा या राही होगा, लेकिन हमें यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़बर यह है कि भारत पंजाब की सरहद के करीब रूस से मिलने वाला दिफाई सिस्टम जो है वो नस्ब कर रहा है, और रूस से जो इसका इंतहाई जदीद सिस्टम मिला है, इससे उसके अज़ाइम जो है वह यहाँ होते हैं। और यह सब भारत शुरू से ही असले की दौड़ में शरीक रहा है इस रीजन के अंदर, और एक वार हिस्टेरिया का शिकार है उसकी क़यादत। और अभी जो है एक नया दिफाई सिस्टम जो रूस से उसने हासिल किया है, और एक तरफ अमेरिका से करीब हो रहा है और दूसरी तरफ रूस से भी अपने ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं। और ये सिस्टम क्या सूरत हाल ये पहले से उनके काफ़ी सारे चले आ रहे थे, क्वाड में आने से पहले से उनके एग्रीमेंट्स चले आ रहे थे। रूस का जो सिस्टम बड़ा न्यू है। अमेरिका का जो सिस्टम था ना एयर डिफेंस, वो 1970 में शुरू हुआ था। अच्छा, उसको कहते हैं पैट, आपको याद होगा बड़ा मशहूर पैट्रियट मिसाइल वगैरह जो सऊदी अरब को लगाए गए थे, और जो कि उस वक्त आपको याद होगा कि इराक के उसके अंदर बाकायदा काम, फर्स्ट वॉर इराक वॉर 1991 की जो वॉर 91। लेकिन ये जो सिस्टम है ये 28 अप्रैल 2007 में अलेक्जेंडर लेमनस्की था इसका जो यानी अभी बड़ी रिसेंट है, टेस्टिंग में पहली दफ़ा उसके अंदर आया है। और रूस के अलावा टर्की ने इसको एग्रीमेंट किया था। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका समझा जाता है कि ये अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल से बहुत इफेक्टिव है। एक तो ये है कि ये तकरीबन 61 अपना ये जो 40 किलोमीटर रेंज है इसकी, उससे दूर अगर कोई टारगेट हो तो इसको देख लेता है। और फिर इसके 12 लॉन्चर्स हैं जहाँ से ये एकदम जो हैं उड़ते हैं और वो जाके उसके अपने टारगेट, मतलब अगर मिसाइल आ रहा है तो ये इसको हिट करता है, वहीं से उसको गिरा देता है। ये अगर अब मसला सारा ये है कि इसको लगा रहे हैं पंजाब के बॉर्डर पे, लगाया भी जाता है अपने बॉर्डर के। फॉर एग्जांपल ये अगर अमृतसर में लगा हुआ है तो मिसाइल पाकिस्तान से चला है तो 40 किलोमीटर रेंज में अगर आ गया है तो अगर वो मिसाइल को हिट करेगा तो कोई न्यूक्लियर टारगेट है तो न्यूक्लियर टारगेट पाकिस्तान के अंदर ही गिरेगा।
वहाँ नहीं गए, इसलिए बॉर्डर्स के ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि अगर ये ना हो कि मतलब दिल्ली में अगर आप लगाते हैं तो 40 किलोमीटर में आया तो कहीं जाकर गुड़गांव में गिर जाएगा जाके। तो ये एक इफेक्टिव सिस्टम तो है, लेकिन सारा मसला ये है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना अपने चीन से है। आज हमने बाबर मिसाइल का तजर्बा आप तजर्बा किया वो इस खबर के बाद ये खबर अच्छा, उसमें होता यह है उस्मान साहब कि मसला सारा ये है कि आप उसको देखते हैं कि उसकी लोकेशन आपको पता चल जाए तो फिर आप उसको अवॉइड करते हैं। तो ज़्यादा बात है, एक सर्कल में वो ज़्यादा घूम सकता है, 40 किलोमीटर के सर्कल में घूम सकता है, और अगर उस सर्कल को यूं क्रॉस करके आप पे हर इंच पर तो ये लगा नहीं सकते मिसाइल, और आप 40 किलोमीटर की रेंज में पूरी, ये तो सिवाय इजराइल के और किसी के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो यूं करके आप जदीद सिस्टम के बावजूद हमास ने उसका बैंड तो बजा ही ना। इवन देन मैं बताऊं ना, ऐसे करके ना जाल बिछ जाता है क्योंकि इतना सा इजराइल है, ठीक है, लाहौर शहर जितना इजराइल है, उसके बावजूद भी आप देखें कि जो उसकी हिजबुल्लाह की फाइट वार थी उसके भी उनके मिसाइल आते रहे, हमास के भी आते रहे, सबके आते रहे। असल मसला ये है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वॉर के अंदर आज तक ये बात तय हो चुकी हुई है कि वेपनरी स्टैंड्स नोवेयर। अब तो अफगानिस्तान ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी प्लस 3.5 लाख फौज प्लस 1.5 लाख इंटरनेशनल फौज तो पूरी पाकिस्तान जितनी आर्मी बन जाती है, तब तो कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है कि किस तरीके से ये मामला। लेकिन आज एक अफसोसनाक खबर भी है, जाते जाते उनका भी तस्करा कर ले। मौलाना यूसुफ इस्लाई साहब, मुमताज़ आलिम दीन, भारत से उनका ताल्लुक। शोरा आफाक किताब अदाब ज़िंदगी हमने बचपन में पढ़ी थी। आप देखें ये दीन को इतना खूबसूरत आसान करके बताना, ये किताब हमारे निसाब में होनी चाहिए। मैं आपके इसके चैप्टर सिर्फ बताता हूँ तो बाकी कोई टाइम कम है। इसका जो पहला जो था ना बाब वो है सलीका व तहजीब, यानी तहारत और नज़ाफ़त के आदाब, सेहत के आदाब, लिबास के आदाब, खाने पीने के आदाब, सोने जागने के आदाब, रास्ते के आदाब, सफ़र के आदाब, रंजो गम के आदाब, खौफ हिरास के आदाब, खुशी के आदाब। फिर दूसरा है जब आप पहले इस पे हो जाए फिर बंदगी, उसने बंदगी, मस्जिद के क्या आदाब है, नमाज के क्या आदाब है, तलावत के क्या आदाब है, जुमा के क्या, जनाजा के, मैयत के, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जब ये दोनों से फिर आप में तज़ीन माशरत, आप माशरत को कैसे खूबसूरत बनाते हैं, वालिदैन से सलूक के आदाब, अज़वाजी ज़िंदगी के आदाब, औलाद की परवरिश के आदाब, दोस्ती के आदाब, मेज़बानी के आदाब, मेहमानी के आदाब, मजलिस के आदाब, मजलिस के सलाम के आदाब, अयादत के आदाब, मुलाकात के आदाब, गुफ्तगू के आदाब, कतो किताबत के आदाब, दावत दीन, दायाना किरदार। अच्छा, उसके बाद जो बाप उनका असल जो मुझे अच्छा लगता था वो था एहसास अब्दियत के आदाब। एहसास अब्दियत वो शुरू होता है इस्तग़फ़ार से, फिर दुआ कैसे होती है, फिर जामे दुआएं कैसे, ये एक इंसान की उंगली पकड़ के चलती है। और हमें याद है हमने कोई 13-14 साल की उम्र में, मैंने 72 की बात है जब ये चंद साल पहले लाहौर में भी आए थे, तशरीफ लाए थे और बड़े कमाल दीन और क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते थे और बहुत बड़े आदमी। और उनकी वाकई ये किताब हमारी देखें, हमने आज तक डेनियल कार्नेगी की बातें पढ़ने शुरू की हुई। मुसलमान का मामला जो है साहब कि मुसलमान को अल्लाह तबारक तआला ने ये कहा है कि तुम अपनी मंजिल एक का लो, दुनिया साथ आती रहेगी। वॉर के अंदर आज तक ये बात तय हो चुकी हुई है कि वेपनरी स्टैंड्स नोवेयर। अब तो अफगानिस्तान ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी प्लस 3.5 लाख फौज प्लस 1.5 लाख इंटरनेशनल फौज तो पूरी पाकिस्तान जितनी आर्मी बन जाती है, तब तो कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है कि किस तरीके से ये मामला। लेकिन आज एक अफसोसनाक खबर भी है, जाते जाते उनका भी तस्करा कर ले। मौलाना यूसुफ इस्लाई साहब, मुमताज़ आलिम दीन, भारत से उनका ताल्लुक। शोरा आफाक किताब अदाब ज़िंदगी हमने बचपन में पढ़ी थी। आप देखें ये दीन को इतना खूबसूरत आसान करके बताना, ये किताब हमारे निसाब में होनी चाहिए। मैं आपके इसके चैप्टर सिर्फ बताता हूँ तो बाकी कोई टाइम कम है। इसका जो पहला जो था ना बाब वो है सलीका व तहजीब, यानी तहारत और नज़ाफ़त के आदाब, सेहत के आदाब, लिबास के आदाब, खाने पीने के आदाब, सोने जागने के आदाब, रास्ते के आदाब, सफ़र के आदाब, रंजो गम के आदाब, खौफ हिरास के आदाब, खुशी के आदाब। फिर दूसरा है जब आप पहले इस पे हो जाए फिर बंदगी, उसने बंदगी, मस्जिद के क्या आदाब है, नमाज के क्या आदाब है, तलावत के क्या आदाब है, जुमा के क्या, जनाजा के, मैयत के, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जब ये दोनों से फिर आप में तज़ीन माशरत, आप माशरत को कैसे खूबसूरत बनाते हैं, वालिदैन से सलूक के आदाब, अज़वाजी ज़िंदगी के आदाब, औलाद की परवरिश के आदाब, दोस्ती के आदाब, मेज़बानी के आदाब, मेहमानी के आदाब, मजलिस के आदाब, मजलिस के सलाम के आदाब, अयादत के आदाब, मुलाकात के आदाब, गुफ्तगू के आदाब, कतो किताबत के आदाब, दावत दीन, दायाना किरदार। अच्छा, उसके बाद जो बाप उनका असल जो मुझे अच्छा लगता था
वो था एहसास अब्दियत के आधार। एहसास अब्दियत वो शुरू होता है इस्तग़फ़ार से, फिर दुआ कैसे होती है, फिर जामे दुआएं कैसे, ये एक इंसान की उंगली पकड़ के चलती है। और हमें याद है हमने कोई 13-14 साल की उम्र में, मैंने 72 की बात है, जब ये चंद साल पहले लाहौर में भी लाहौर में आए थे, तशरीफ लाए थे और बड़े कमाल दीन और क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते थे और बहुत बड़े आदमी। और उनकी वाकई ये किताब हमारी देखें, हमने आज तक डेनियल कार्नेगी की बातें पढ़ने शुरू की हुई। मुसलमान का मामला ये है साहब कि मुसलमान को अल्लाह तबारक तआला ने ये कहा है कि तुम अपनी मंजिल एक कर लो, दुनिया साथ आती रहेगी। हम करते हैं नहीं, मंजिल दुनिया बना लेते हैं। डेनियल कार्नेगी आपको बेहतरीन बिजनेसमैन बना सकता है, आपको बेहतरीन किस्म का सक्सेसफुल किस्म का एग्जेक्टिव बना सकता है, लेकिन वो एग्जेक्टिव जिसकी आखिरत भी संभले वो ये किताब बनाती है। ये उन सारी किताबों से बड़ी किताब, बल्कि निसाब में शामिल होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने की कि ऐसी किताब है कि जो बच्चों को बचपन से ही उनको पढ़ाई जाए, स्कूलों में जाए, और बेहतरीन किताब है और इसको आपकी दुनिया भी और आखिरत भी समझ सकती है। इसी नोट के साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपने ख्याल रखिएगा।